नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। आज हम कुछ ऐसे सवालों का विश्लेषण करेंगे जो आगामी लोकसभा के लिए कई मायने में जरूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं। मोदी सरकार विकास और मूलभूत मुद्दों पर चुनाव लड़ने से क्यों कतरा रही है, इसका जवाब हम आपको देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को चुनाव में मोहरा बनाकर किन सवालों को छुपाया जा रहा है, ये भी हम समझेंगे। इसमें पहला सवाल है, जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती गईं तो बिना किसी कारण के पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे बढ़ते गए। ये पिछले 5 सालों का लेखा जोखा हम सवालों के जरिए उठाने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल है, एलपीजी की कीमत 800 रुपये से भी अधिक हो गई है, जो कि 2014 के मुकाबले यानी पिछली सरकार के मुकाबले ये कीमत से 2 गुना है। तीसरा सवाल है, भारतीय रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार कैसे घटती गई। चौथा सवाल है, रेलवे का किराया काफ़ी बढ़ा दिया गया। पहले न्यूनतम शुल्क 5 रुपये हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब इस गति से रेल शुल्क में वृद्धि हुई। ऐसा क्यों हुआ? भारतीय रेलवे में माल परिवहन का किराया भी 10% बढ़ा दिया गया। आखिर क्यों? सांप्रदायिक आधार पर व्यापक ध्रुवीकरण हुआ, जिसे पहले कभी नहीं देखा या सुना गया। वहीं नोटबंदी व्यवस्थित लूट और कानूनी लूट, एक त्रुटिपूर्ण प्रयोग के माध्यम से, जिसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। सरकार को उम्मीद थी कि 30% नोट वापस बैंकों में नहीं आएंगे, लेकिन 99.3% वापस आ गए। इस मूर्खतापूर्ण प्रयोग ने हमारे देश में 100 से अधिक लोगों की जान ले ली। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? अगला सवाल है, नोटबंदी के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि मुझे 50 दिन का समय दें और अगर डीमोनेटाइजेशन गलत साबित हुआ तो जनता जो भी सजा देगी मैं उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन नोटबंदी फेल होने के बाद मोदी सरकार या खुद मोदी इसका कोई भी जवाब देते हुए नजर नहीं आते हैं। अगला सवाल है, जीडीपी में 2% की गिरावट क्यों हुई, जिससे देश को 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने कहा था कि काला धन जो बाहर रखा गया है उसे 100 दिन के भीतर वापस लाया जाएगा, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और यहां तक कि HSBC द्वारा दिए गए 673 नामों का भी कोई खुलासा नहीं किया गया। तो भारत सरकार किसकी रक्षा करना चाहती है? अगला सवाल है, मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में 1 लाख नौकरियां भी पैदा नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी ने लगभग हर क्षेत्र में लाखों नौकरियों को मार गिराया। इसका जिम्मेदार कौन है? जब तकरीबन 540 करोड़ की डील राफेल विमान सौदे में हुई, फिर मोदी सरकार उसको तकरीबन 1600 करोड़ में फ्रांस से एक विमान खरीदना चाहते थे। ऐसा क्यों करना चाहते थे? उन्होंने अनिल अंबानी की ब्रांड नई कंपनी को इस सौदे में भागीदार भी बनाया। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, ये भी हमें समझना होगा। 2.4 लाख यानी 2.4 लाख रुपए की भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण के अनुसार कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए कर माफ किया गया यानी टैक्स माफ किया गया, लेकिन आत्महत्या कर रहे किसानों का कोई भी कर्ज माफ नहीं हुआ। किसानों की आत्महत्या दर में 40% की वृद्धि हुई है, जिनमें से अधिकांश बीजेपी शासित राज्य ही क्यों हैं? क्या भी ये भी एक इत्तेफाक है? कृषि क्षेत्र जो पहले 4 से 5% सालाना दर्ज करता था, अब केवल 2% तक क्यों दिखाई देता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। कृषि उपज के निर्यात बिल में $9 बिलियन की कमी कैसे आई है? ये पिछले 5 सालों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। सैनिकों की शहादत में 72% की वृद्धि कैसे हुई है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सैनिकों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चलता रहा है। अकेले कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में 42% की वृद्धि कैसे हुई है? कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए नागरिकों में 37% की वृद्धि क्यों हुई है? यानी आम नागरिक, उन हमलों के दौरान जो कार्रवाई हुई है उनमें आम नागरिकों के मरने की वृद्धि भी शामिल है। भारत ने बांग्लादेश को 500 एकड़ के बदले 1000 एकड़ जमीन क्यों दी? ये एक खराब विदेशी नीति नहीं है तो और क्या है? उत्कृष्ट उदाहरण इसी बात से लगाया जा सकता है। विजय माल्या, विक्रम कोठरी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, जिन्होंने भारतीय बैंकों और जनता का पैसा लेकर विदेश जाने में कामयाब रहे, ऐसा कैसे हो गया मोदी राज में? वहीं अगला सवाल है, भारतीयों द्वारा स्विस बैंक में जमा राशि में 50% वृद्धि हुई, आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज की गई है। ये कैसे हुआ? सवाल ये भी है, भारत गरीबी सूचकांक में 119 देशों में से 100वें स्थान पर क्यों है, जबकि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। वहीं गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा आसानी से लागू की जाती है, तो आम लोगों के लिए क्यों नहीं? आम लोग कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि वो साइकिल पर मरीजों को ले जाते हुए नजर आते हैं। मास्क के नाम पर हो रही लिंचिंग को रोकने के लिए
कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, बल्कि सरकार के मंत्रियों ने इसे बढ़ावा दिया है, कथित तौर पर माला पहना करके। भारत दुनिया में बीफ का नंबर 1 निर्यातक है, फिर भी मांस के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट क्यों किया जाता है, जबकि 2014 के चुनाव से पहले मांस निर्यात के संबंध में मोदी उस दौर में जो मुख्यमंत्री थे खुद भाषण देते हैं कि ये कोई एक समुदाय का काम नहीं है। अगला सवाल है कि महिला सुरक्षा एक मजाक बनकर इस सरकार में क्यों रह गया। एक घटना में बीजेपी के कैडर राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़क पर थे और बाल बलात्कारी और हत्या के आरोपी की रिहाई की मांग करते हुए वंदे मातरम का जाप भी कर रहे थे। ये जम्मू कश्मीर की घटना है। 6000 लोगों के राहत पैकेज के साथ नेपाल के लोगों की मदद के लिए रातों रात एक ऑपरेशन आयोजित कर दिया जाता है, लेकिन केरल बाढ़ के दौरान केंद्र द्वारा घोषित सहायता राशि सिर्फ 600 करोड़ होती है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार स्टैंड ले लेती है, लेकिन देश में अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग पर क्यों सख्त रुख नहीं अपनाती है। वाराणसी मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र है, जो कि दुनिया में सबसे प्रदूषित 20 शहरों की सूची में आता है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह, एक युवा विपुल व्यवसाय, 1 साल के अंतराल में कंपनी की संपत्ति को 16,000 गुना तक बढ़ाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। नोटबंदी के पहले 5 दिनों के दौरान इलाहाबाद सहकारी बैंक ने अमित शाह के गतिशील नेतृत्व में पुराने नोटों के 750 करोड़ रुपए का आदान प्रदान कैसे किया। अगला सवाल है, 2012 में अमित शाह की संपत्ति 1.90 करोड़ थी और 2017 में ये बढ़कर 20 करोड़ कैसे पहुंच गई। उनकी आय का स्रोत क्या है और कहां से इतना पैसा है। मेक इन इंडिया योजना को कार्यक्रम का नाम बदलकर पूर्व सरकार से अपनाया गया था, जिस कार्यक्रम को भारतीय उत्पादों और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम का लोगो भी एक विदेशी कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे विडेन एंड कैनेडी कहा जाता है। अगला सवाल है, अपने पहले भाषण में पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि अपराधियों को राजनीति से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल के 1/3 मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बीजेपी शासन नहीं है और वो राज्य विकास के मामले में कहीं ज़्यादा आगे कैसे हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है। इन सारे सवालों पर आप गौर दीजिए और ये ध्यान रखिए कि अब 2019 में कौन सी सरकार को चुनना है जो जनता के हितों की बात करे, देश के हितों की बात करे। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।